बच्चों, दूसरे अध्याय का आज दूसरा चैप्टर मैं बताने जा रही हूँ, जिसका नाम है सोवियत प्रणाली की खामियां। सोवियत संघ को उसके नेताओं ने महाशक्तियां तो बना दिया, लेकिन सोवियत प्रणाली में कई खामियां थी। पहला, इस व्यवस्था में नागरिकों का वास्तविक प्रतिनिधित्व नहीं होता था और शासन पर साम्यवादी दल के नेताओं तथा नौकरशाही का नियंत्रण था। दूसरा है, लोगों की शासन की गलतियां और कमियों पर प्रकाश डालने की स्वतंत्रता नहीं थी। शासन और साम्यवादी दल की आलोचना वे नहीं कर सकते थे। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अभाव में वे अपनी असहमति या असंतुष्टि चुटकुलों तथा कार्टूनों द्वारा अभिव्यक्त करते थे। तीसरा, आम आदमी की जीवन कठिन था, बल्कि दल के नेता और सरकारी कर्मचारी अच्छे स्तर का जीवन बिताते थे। चौथा, साम्यवादी दल तथा कोई शासन संस्था जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। उत्तरदायित्व के अभाव में शक्ति का मनमाना प्रयोग या दुरुपयोग होता था और असहमति को दमन तथा बल प्रयोग से दबा दिया जाता था। पांचवा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता न होने के कारण लोगों में कुंठा और शासन के विरुद्ध आक्रोश अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा था। छठवां, शासन की सारी शक्ति रूस में केंद्रित थी। बेशक वह 15 गणराज्यों में से एक था, इससे अन्य गणराज्य और उनकी जनता उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। उसके बाद है, हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। अब उसका बाद है, आठवां, सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। नौवां, सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमजोर हुई। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिमी देशों से बहुत पीछे छूट गया। इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया। 1970 के दशक में अंतिम वर्षों में व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः ठहर सी गई। अब दूसरा चैप्टर आता है, गोरबाचोव और सोवियत संघ का विघटन। अब मिखाइल गोरबाचोव द्वारा किए गए सुधार 1980 के दशक में मध्य में वह सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। पश्चिमी देशों की बराबरी करने के लिए विभिन्न तरह से सुधारों की आवश्यकता जरूरी समझी गई। गोरबाचोव ने पश्चिमी के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने में और वहां सुधार करने का फैसला किया। इस फैसले की कुछ ऐसी भी परिणतियां रही जिनका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। इन दोनों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गई। गणराज्यों में राजनीतिक असंतोष एवं बिखराव शुरू हो गया। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था और इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हुई। गोरबाचोव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधार और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। 1991 में एक सैनिक तख्तापलट भी हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया। जब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। येल्त्सिन ने इस तख्तापलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभरे। रूसी गणराज्य ने, जहां बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। सत्ता मास्को से गणराज्य की तरफ खिसकने लगी। ऐसा मानकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज्यादा यूरोपीकृत थे और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। आश्चर्यजनक और तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की। वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ ने 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। अब सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ?
सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित कारण बताए जाते हैं। पहला है कम्युनिस्ट पार्टी का अंकुश। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। एक ही दल होने से सभी संसाधनों पर कम्युनिस्ट पार्टी का नियंत्रण रहता था। साथ ही जनता के पास कोई विकल्प भी नहीं था। पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से अधिक विशेषाधिकार मिले हुए थे। लोग अपने को राज्य व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे। साथ ही चुनाव का भी कोई विकल्प नहीं था। धीरे धीरे सरकार का जनाधार खिसकता चला गया, जो सोवियत संघ के पतन का कारण बना। अब है दूसरा, गोरबाचोव द्वारा किए गए सुधार एवं जनता को प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जब गोरबाचोव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी तो लोगों की आकांक्षा का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था, और जनता गोरबाचोव की धीमी कार्य पद्धति से धीरज खो बैठी। धीरे धीरे खींचातानी में गोरबाचोव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा। जो लोग उनके साथ थे उनका भी मोह भंग हो गया। अब है तीसरा, राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा का उभार। रूस और बाल्टिक गणराज्य यानी एस्टोनिया, लताविया एवं लिथुआनिया, यूक्रेन तथा जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालीन कारण सिद्ध हुआ। राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरियां। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था वर्षों तक रुकी रही। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की व्यापक कमी हो गई और सोवियत संघ की एक बड़ी आबादी अपनी राज्य व्यवस्था को संदेह की नज़र से देखने लगी। सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं अंदर से कमजोर हो चुकी थी, जो जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। इसके बाद फलस्वरूप यह स्थिति सोवियत संघ के पतन का या विभाजन के कारण बनी। पांचवा, संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार व सैन्य साजो सामान पर रोक लगाना। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में गतिरोध आने के पीछे एक स्पष्ट कारण है, जो सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार एवं सैन्य साजो सामान पर व्यय किया। साथ ही उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर भी खर्च किए ताकि वे सोवियत संघ के नियंत्रण में रहे। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव पड़ा। अर्थव्यवस्था का यह गतिरोध आगे चलकर इसके विभाजन का कारण बना। औद्योगिकरण के क्षेत्र में पिछड़ना। औद्योगिकरण के विरोध के कारण सोवियत संघ में विज्ञान और तकनीकी का विकास नहीं हो पाया। कृषि के द्वारा देश का विकास उस गति से न हो पाया जैसा कि पश्चिमी देशों का हुआ। सच्चाई यह थी कि सोवियत संघ पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ चुका था। इससे लोगों को मनोवैज्ञानिक धक्का लगा, जो सोवियत संघ के विभाजन का एक कारण बना। अब नीचे में मैंने अभ्यास के प्रश्न दूंगी जो तुम लोगों को पीपीटी में दिख जाएगा। इसी जो क्वेश्चन दूंगी जो मैं अभी बता चुकी हूँ उसी में से क्वेश्चन रहेगा, जिसका आंसर तुमको मैं इसमें बता दी हूँ। ठीक, प्रश्न का कहीं अलग से कोई आंसर नहीं रहेगा। जो ऊपर में मैं भी बता रही हूँ उसी में से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलो आज का क्लास यही खत्म।